अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे और आपका जो वेकेशन था उसको आपने खूब एंजॉय किया होगा। तो सबसे पहले तो आपका मैं इस्तकबाल करूंगा हमारी ऑनलाइन क्लासेस में वंस अगेन। एंड वेलकम बैक टू स्कूल एंड वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे तो हम लोग देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 6, ऑब्जेक्ट आधारित ख्याल, जो हमारा चल रहा था अभी तक उसका। ये अभी तक हमने एक ही टॉपिक बाकी था फाइनल, उसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। बट अभी उस टॉपिक पे जाना नहीं हमको, हम पहले इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे क्योंकि लगभग 20-22 दिन से आपकी पढ़ाई हुई नहीं। थोड़ा रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को और उसके बाद अगले वाले टॉपिक पे जाएंगे हम लोग। ओके, तो चैप्टर का नाम है ऑब्जेक्ट आधारित ख्यालों। उसके बाद गुण भार की बात करें तो टोटल 8 मार्क्स के एमसीक्यू, 8 एमसीक्यू आपकी बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर में से आने वाले हैं। तो ये चैप्टर में क्या क्या आएगा तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। તો પ્રોગ્રામિંગની રીતને બે ભાગમાં, બે પ્રકારમાં વહેંચવામાં આવે છે। हम जो भी प्रोग्रामिंग होती है, अब प्रोग्रामिंग में क्या होगा, या तो आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो होती है मोबाइल के या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं वो बनेंगे, या तो फिर हमारी वेबसाइट्स बनेगी। ओके, अब जितनी भी वेबसाइट्स है इंटरनेट पे या जितनी भी एप्लीकेशन है मोबाइल में, कंप्यूटर में, वो सब कहीं ना कहीं डिज़ाइन की गई है। ओके, और जिस चीज़ में वो डिज़ाइन की गई है उसको हम बोलेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को होता है तो दो टाइप में उसको डिवाइड किया है। नंबर एक पे आएगा प्रक्रियागत प्रोग्रामिंग, जिसको इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रक्चर अथवा तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। और नंबर दो पे जो आएगा वो है ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हमारा जो सिलेबस में है उसमें हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में देखना है, जिसमें हम जावा के बारे में देखेंगे। ओके, तो बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। तो प्रक्रियागत प्रोग्रामिंग जो थी उसमें क्या था, तो उसमें આપણું કેન્દ્ર બિંદુ ડેટા ઉપરની કાર્યપ્રણાલી એટલે કે ફંક્શન તેમજ પ્રક્રિયાઓ એટલે કે પ્રોસિજર્स લખવામાં કેન્દ્રિત રહે છે। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसमें जो मेन चीज होगी वो होगी डेटा, डेटा ऊपर केंद्र बिंदु या तो फिर जिसको हम कहेंगे फंक्शन, और दूसरी होगी प्रोसीजर्स, प्रक्रियाओं। અને ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग ની શરૂઆત 1960 ના સમયગાળામાં થઈ। મોસ્ટ આઈએમપી क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग, तो उसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, शुरुआत उसकी 1960 અને 1980 ના દાયકાની મધ્યથી નવા સોફ્ટવેર બનાવવામાં પ્રોગ્રામિંગની મુખ્ય પદ્ધતિ બની ગઈ। 1980 ના દાયકાના મધ્ય यानी कि 1985 के आसपास वो क्या बन गई थी, सॉफ्टवेयर बनाने वाली मुख्य पद्धति, यानी कि मेन जो लैंग्वेज बनी होगी तो वो 1980 के दायके में बनी थी। ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग પદ્ધતિના વિકાસનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સોફ્ટવેર સિસ્ટમના અતિ ઝડપથી વધતા કદ અને જટિલતાનું નિયંત્રણ કરવા માટેનો હતો। उसमें क्या था, जो मेन उद्देश्य था, जो मेन गोल ओओपी का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो उसका वो क्या था, सॉफ्टवेयर सिस्टम ना अति झड़पથી વધતા कद, सॉफ्टवेयर की सिस्टम जो थी उसकी जो साइज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। અને जटिलता, जटिलता मतलब उसकी कॉम्प्लिकेशन, यानी कि जो दिक्कत आ रही थी वो सबके जो सॉल्यूशन निकालना था तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर निकला था। अब वो जितने प्रॉब्लम्स थे, जो इश्यूज थे, उसका सॉल्यूशन कैसा निकाला देखेंगे अभी आगे। उसके एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो उसमें आएगा C++, जावा, C#, सी हैश लिखा है उसको क्या बोलेंगे, C#। उसके बाद है VB.NET, विजुअल बेसिक .NET, ASP.NEट, एक्टिव सर्वर पेजेस .NEट અને PHP એટલે કે PHP હાઇપરટેક્સ્ટ પ્રી પ્રોસેસર આ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने समर्थन આપે છે। उसके बाद ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग जो है उसकी कुछ लाक्षणिकता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी। ओके, तो वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाई जाएंगे उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, तो उसमें मेन चार चीजें हैं। सबसे पहला है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, या तो फिर एब्स्ट्रैक्शन कहेंगे आप। उसके बाद नंबर दो पे आएगा एनकेप्सुलेशन, नंबर तीन पे आएगा पोलीमॉर्फिज्म, और नंबर चार पे आएगा इनहेरिटेंस। ओके, वन बाय वन ये भी देखेंगे आगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है उसमें ये सारी चीजें आएगी, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्लास, मेथड, एट्रीब्यूट्स, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या होगी, क्लास क्या होगा, मेथड क्या होगी, ये देखेंगे अभी। तो सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। तो वास्तविक विश्वમાં ऑब्जेक्ट એટલે ભૌતિક સ્વરૂપમાં હયાત હોય તે વસ્તુ। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, सीधी भाषा में हम लोग कहें तो कोई भी चीज है
उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारा कंप्यूटर है, या हमारा फैन, लाइट, हमारी चाबियाँ, वो सारे हमारा मोबाइल फोन, तो ये सब क्या एक ऑब्जेक्ट है। ओके। इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, व्यक्ति, कार, या कॉफी ना प्याला वगैरह वगैरह, ये सब चीजें क्या है एक ऑब्जेक्ट कहेंगे जिसको हम। જેને સ્પર્શ ન કરી શકાય અથવા તો જોઈ ન શકાય તેવી વસ્તુઓ અમૂર્ત સ્વરૂપે એટલે કે एब्स्ट्रैक्ट છે તેમ કહી શકાય। उसमें क्या आएगा, जो अमूर्त ऑब्जेक्ट है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, उसमें आएगा तारीख, समय वगैरह। દરેક ઓબ્જેક્ટની એક અનન્ય ઓળખ હોય છે અને દરેક ઓબ્જેક્ટને તેની લાક્ષણિકતા દ્વારા એકબીજાથી અલગ અલગ ઓળખી શકાય છે। हर एक ऑब्जेक्ट की कुछ एक अलग पहचान होगी। जैसे कि बेंच है और एक टेबल है। ओके। तो अब बेंच को बेंच क्यों बोलते हैं, टेबल को टेबल क्यों बोलते हैं? तो जिस पे हम रख के कुछ काम करेंगे उसको हम बोलेंगे टेबल। ओके। और जिस पे हम बैठकर काम करेंगे उसको हम बोलेंगे बेंच। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो बेंच और टेबल में डिफरेंस पैदा करेगी, तो वो होती है अलग अलग उसकी लाक्षणिकता। આમ આપણે ઓબ્જેક્ટને ઓળખવા માટે આ લાક્ષણિકતા એટલે કે એટ્રીબ્યુટ્સની કિંમત વાપરીએ છીએ। આ કિંમતો સ્ટેટ તરીકે ઓળખાય છે। अब जो भी लाक्षणिकता है उसकी, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे एट्रीब्यूट, उसकी जो भी वैल्यू होगी तो उसको हम बोलेंगे स्टेट। अब जैसे देखेंगे हम लोग, तो व्यक्ति जो है, पर्सन, तो वो क्या है एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद पर्सन का नाम है एक्स वाई जेड, जो भी नाम है उसको हम बोलेंगे उसका एट्रीब्यूट। ओके। और एक ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे उसके नाम का, तो वो बन जाएगा हमारा स्टेट। ऑब्जेक्ट સાથે બિહેવિયર સંકળાયેલા હોય છે। अब બિહેવિયર क्या होगा, तो બિહેવિયર उदाहरण तरीके व्यक्ति जन्म ले છે, नाम મેળવે છે અને स्थान बदले છે। अब कोई पर्सन का अभी पैदाइश अभी है, ठीक है, उसके बाद उसका कुछ नाम रखने में आएगा, उसके बाद उसका एक एड्रेस पर्टिकुलर हो जाएगा। अगर उसने अपना एड्रेस चेंज करवाया, शिफ्ट हुआ है कहीं से कहीं पे, तो उसका स्थान में क्या होगा, चेंजेस आएंगे। तो આ બિહેવિયર મેથડ તરીકે પણ ઓળખાય છે। ऑब्जेक्टની કિંમત તેની બિહેવિયરના કારણે બદલાઈ શકે છે। क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यू होगी वो उसके बिहेवियर की वजह से क्या होगी, उसमें तब्दीली आती रहेगी। उसके बाद यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। वैसे मोस्ट टाइम टॉपिक है आपकी एग्जाम के लिए, बट ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम से, आपके सिलेबस से कट हो चुका है। आपके सिलेबस में आपको पढ़ाए जाएंगे टॉपिक्स, बट इन टॉपिक्स में से आपको एग्जाम में कुछ नहीं पूछने वाले। ओके। तो यूएमएल क्या होगा, तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो यूएमएल ने सांकेतिक लिपि में एट्रीब्यूट वाक्य रचना। अब सिंटेक्स की बात करें हम लोग, तो सबसे पहले आएगा विजिबिलिटी। ओके। विजिबिलिटी मतलब उसकी दृश्यता, उसकी सिक्योरिटी कौन से लेवल की उसको प्रोवाइड करनी है वो। उसके बाद उसके एट्रीब्यूट का नेम, उसके बाद एट्रीब्यूट की डेटा टाइप, और उसके बाद आएगी उसकी इनिशियल वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की, અહીં ચોરસ કૌંસને જોડીને લખવામાં આવેલ દરેક બાબત વૈકલ્પિક છે। क्या लिखा है यहाँ पे, जो भी चीज हमने चौरस काउंस के अंदर लिखे, चाहे विजिबिलिटी हो, या तो फिर डेटा टाइप्स हो, या तो फिर इनिशियल वैल्यू, वो सब क्या है वैकल्पिक, यानी उसकी वैल्यू आप नहीं दोगे तो भी चलेगा। बट अनंत कोणीय काउंस એટલે કે कर्ली ब्रैकेटની જોડીમાં લખેલ બાબત ફરજિયાત છે। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एट्रीब्यूट नेम, तो वो देना आपको कंपलसरी। विजिबिलिटी आपको देना कंपलसरी। ओके। क्योंकि उसको त्रिकोणीय ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये देना आपको कंपलसरी है। એટલે કે એટ્રીબ્यूट नेमની કિંમત વપરાશકર્તાએ જણાવવી જ પડે છે। क्या लिखा है, एट्रीब्यूट नाम की जो भी वैल्यू होगी, एट्रीब्यूट नेम जो होगा वो यूजर को डिफाइन करना ही पड़ेगा। ये कंपलसरी है। क्यों, क्योंकि वो त्रिकोणीय ब्रैकेट यानी कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है। जबकि विजिबिलिटी है, एट्रीब्यूट डेटा टाइप है, इनिशियल वैल्यू से, वो सब क्या लिखा है, वो सब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे है। तो वो देना वैकल्पिक है, वो ऑप्शनल है, वो नहीं देंगे तो भी चलेगा। અહીં દ્રશ્યતા એટલે કે વિઝિબિલિટી અંગત प्राइवेट એટલે કે અંગત એટલે કે प्राइवेट। अब जो विजिबिलिटी है उसमें कौन सी वैल्यू आएगी, तो नंबर 1 पे आएगा प्राइवेट, जिसको हम गुजराती में कहेंगे अंगत। उसके बाद प्रोटेक्टेड, सुरक्षित। उसके बाद पब्लिक मतलब जाહેર અથવા તો પેકેજ પ્રકારની પણ હોઈ શકે છે। તે જણાવવા માટે વપરાતા સંકેતો નીચે કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા છે। अभी जो कोष्टक है ये मोस्ट टाइम भी आपके एग्जाम के लिए, कि जो इसमें से आपको क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड की एग्जाम में, कि जो प्राइवेट अगर है विजिबिलिटी तो उसके लिए सिंबल कौन सा है, उसके लिए माइनस का सिंबल आएगा। सुरक्षित है अगर मतलब प्रोटेक्टेड, तो उसके लिए सिंबल आएगा हैश का। और जाहिर की बात करें, अगर जाहिर यानी कि उसको पब्लिकली रखा हुआ है हमने, तो उसके लिए सिंबल आएगा प्लस की साइन। और लास्ट में पैकेज में रखा हुआ है अगर हमने, तो उसकी जगह पर आएगी टिल्ड की साइन। क्या बोलेंगे इसको हम, टिल्ड की साइन। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सबसे पहला आएगा अंगत मतलब प्राइवेट। ओके। प्राइवेट, उसके लिए माइनस। प्रोटेक्टेड है अगर सुरक्षित, तो उसके लिए हैश की साइन। उसके बाद जाहिर मतलब पब्लिक है तो प्लस की साइन, और पैकेज है तो टिल्ड की साइन। ओके। ये 4 सिंबल आएंगे, चारों चार वैल्यू के लिए अलग अलग। ओके।
तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। आपको कोई डाउट है इस चैप्टर्स में या इनके पिछले चैप्टर्स में, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए भी। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।